हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल सीरीज़ में। जो हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में जो हम सारा टॉपिक्स बता रहे थे उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम डील कर रहे थे। ये है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का सेकेंड टॉपिक। तो इसमें हम लोग ट्रिक्स सीखेंगे बफर्स का, साल्ट हाइड्रोलिसिस का और सॉल्वेटिव प्रोडक्ट का। तो सबसे हर क्वेश्चंस में सबसे पहले मैं थोड़ा सा ट्रिक्स दूंगा, तो इसलिए कहता हूं मैं पूरा वीडियोस देखिए। कुछ लोग क्वेश्चंस को स्किप कर जाते हैं। अरे यही तो क्वेश्चंस मेन चीज़ है जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। हम आपको क्या कहते हैं कि ऑलवेज प्रैक्टिस थ्रू दी क्वेश्चन, मतलब आपको जो रिविज़न करना है, रिविज़न थ्रू दी प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि वो देखो उस क्वेश्चंस में जो आपको थ्योरी, जो उस क्वेश्चन नहीं बना या गलती हो, उसमें जो थ्योरी जो कलेक्ट होगा ना, वो ज़िंदगी भर गलती नहीं होगा। और वो क्वेश्चन जो सीख जाओगे तो आया हुआ क्वेश्चन या फिर जो न्यू फ्रेम, वही आसपास में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा एनर्जी बनाए रखो। और हम कहते हैं कि पढ़िए, मैक्सिमम पढ़िए, अभी जितना हो सकता है उतना काम कीजिए। क्योंकि देखिए जब तक खुद से नहीं कीजिएगा कोई आपके लिए नहीं करेगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बफर सॉल्यूशन का है। पहले हम आपको क्वेश्चन देंगे, टाइमिंग देंगे, आपको कहेंगे आपसे बनाने के लिए, आप वीडियो पॉज करके बनाओगे। क्लियर है? चलिए आते हैं। कहता है क्वेश्चन, द pK ऑफ HCN इज 9.3, द pH ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2.5 मोल्स ऑफ KCN एंड 2.5 मोल्स ऑफ HCN इन वाटर मेकिंग अप टू टोटल वॉल्यूम 500 मीटर। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझो। HCN का pK दिया हुआ यानी वीक एसिड है। कहता है ये एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसका pH आपसे मांगा है, जिसमें 2.5 मोल्स ऑफ KCN है, 2.5 मोल्स ऑफ HCN है। क्लियर है क्वेश्चन? अब आपसे पूछा कि इसका pH बताओ, इस सॉल्यूशन का pH बताओ। तो एक्चुअल में देखो सॉल्यूशन जो है मेरा, उसका आपको pH मांगा जिसमें ये दोनों चीज़ होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ये टाइम नहीं दूंगा मैं, आप वीडियो को पॉज कर लेना। 1 2 3 पॉज करो और बनाओ। क्लियर है? चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज बफर। देखो बफर एक तरह का ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हम थोड़ा सा एसिड और थोड़ा सा एसिड और थोड़ा सा बेस अगर डालोगे तो उसमें pH कांस्टेंट होता है। यानी ये मेरा pH कांस्टेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डाल दो। अगर ज़्यादा डालोगे तो ऑफकोर्स क्या होगा कि उसका नेचर बदलेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर एसिड और थोड़ा सा बेस डालोगे तो उसका pH क्या रहता है? कांस्टेंट। वैसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन। जैसे एक एग्जांपल देख लो, सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा ब्लड। हमारा जो ब्लड है इसमें बाइकार्बोनेट आयन एज ए बफर का काम करता है। क्या होता है कि अगर मान लो हम कुछ थोड़ा सा एसिडिक, थोड़ा सा बेसिक अगर खा भी लेते हैं तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक अगर कंटिन्यूसली अगर एसिडिक खाते रहेंगे तो हमारा बॉडी का एसिडिक मतलब pH बदलने लगता है, जिसके कारण ढेर सारे डिजीजेज होते हैं। वो बाद की बातें हैं। यानी pH का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जो बफर का, वो कौन था? मेरा ब्लड। अब कहता है ये pH मेरा 2 तरह का, एक होता है मेरा एसिडिक बफर और एक होता है मेरा बेसिक बफर। तो ये कम से कम आप इसका कॉम्पोजिशन का जो एग्जाम्पल पूछता है कि कौन एसिडिक बफर है कौन बेसिक बफर है, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। तो एसिडिक बफर बनता कैसे है? कोई भी एक वीक एसिड और इसका आयनिक साल्ट ऑफ वीक एसिड होना चाहिए। यहाँ वैसे ही बेसिक बफर है तो कोई भी वीक बेस और प्लस इसका क्या होना चाहिए? आयनिक साल्ट ऑफ वीक बेस, ये होना चाहिए। जैसे एक एक एग्जांपल देख लो। जैसे यहाँ पे देखोगे आप तो एसिटिक एसिड एक मेरा वीक एसिड है और इसी का साल्ट ले लो जो कि CH3COON है। तो गौर से देखो तो ये क्या हुआ? ये मेरा वीक एसिड और इसका क्या हुआ? आयनिक साल्ट ऑफ वीक एसिड, यानी कह सकते हो साल्ट ऑफ वीक एसिड। तो एकदम कंपोजिशन याद रखिए, वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड क्या बना है? एसिडिक बफर। बेसिक बफर में आ जाओ, एक एग्जांपल देख लो। जैसे मेरा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? मेरा वीक बेस। इसी का साल्ट ले लो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसे मान लो NH4Cl HCl के साथ, तो ये मेरा क्या हो गया? साल्ट ऑफ वीक बेस। तो फिर से समझिएगा, वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ वीक बेस क्या बना है? बेसिक बफर। वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड क्या बना है? एसिडिक बफर। ये चीज़ क्लियर है? हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मांगा था? pH निकालना। तो देखो हम लोग pH कैसे सोचते हैं। यहाँ देखोगे pH निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? पूरे सॉल्यूशन का हमको H+ आयन कंसंट्रेशन चाहिए। तो H+ आयन, मान लो कोई एसिड है मेरा H,
तो जब यहाँ से ये वीक एसिड है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा H प्लस निकलेगा, और ये जो I माइनस बचा इसे हम क्या कहते हैं, A माइनस बचा, ये क्या है, कंजुगेट बेस। अब देखो मान लो कोई साल्ट है, इसी का सोडियम साल्ट ले लिए, तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, ये जो साल्ट ऑफ वीक एसिड है ये आयनिक साल्ट होगा, आयनिक साल्ट होगा तो इसका क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन, ये पूरी तरह से टूटेगा, तो Na प्लस और A माइनस। देखो तो A माइनस ये साल्ट वाला भी है और ये कहाँ, कंजुगेट बेस वाला भी है, तो सॉल्यूशन में ये दोनों होगा, सॉल्यूशन में दोनों होगा। चूंकि बफर है, यहाँ भी देखो क्या था क्वेश्चन में, HCN और KCN, तो HCN मेरा क्या है, वीक एसिड, और KCN क्या है, साल्ट ऑफ वीक एसिड, ये क्या है मेरा एसिडिक बफर, कुछ ऐसा ही बफर है, ठीक है। अब कहता है देन हमको आपको निकालना है इसके लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, यानी कह सकते हो Ka फॉर, अगर HA एसिड के लिए अगर हम निकालना होगा तो Ka कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे हो गया HA। हमने क्या सीखा अभी, हमें pH निकालने के लिए क्या चाहिए, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, सो कर सकते हो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर इधर है Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ऊपर चला जाएगा HA डिवाइडेड बाई नीचे में कौन आ गया, A माइनस। आपको यहीं पे सोचना है, तो पूरे सॉल्यूशन में A माइनस का सोर्स दो है, एक मेरा एसिड और दूसरा साल्ट, लेकिन यहाँ जो साल्ट का कंसंट्रेशन होगा इससे बहुत ही ज़्यादा होगा, तो इतना ज़्यादा होगा कि साल्ट, जैसे मान लो ये अगर 1,00,000 है बेचारे, ये एक है और ये 1,00,000 है, तो इसके सामने क्या होगा, ये इसके सामने ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, 1,00,000 के सामने, 1,00,000 रुपया के सामने 1,00,000 रुपया क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो केवल यहाँ पे हम मान लेंगे साल्ट का कंसंट्रेशन, यही चीज़ समझना है, ऊपर में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और यहाँ पे कंजुगेट बेस की जगह हमने क्या ले लिया, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। ये क्लियर है। अब आओ हमें काम करते हैं, दोनों तरफ माइनस लॉग ले लेते हैं, तो माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर इधर हो जाएगा माइनस लॉग Ka माइनस लॉग ऊपर में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, इसे हम अलग कर देते हैं, माइनस लॉग Ka माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। क्लियर है। अब देखिए ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा pH माइनस लॉग Ka बराबर pKa माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। लेकिन देखिएगा बुक्स में आपको ऐसे ये मिलेगा, तो ये दोनों सेम चीज़ है, pH बराबर pKa प्लस लॉग ऊपर में किसका कंसंट्रेशन, साल्ट का, और नीचे में लेके चला जाएगा एसिड का, यानी लॉग का टर्म को अगर हम उलट देंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो गया एसिडिक बफर के लिए। ऐसे ही कहेगा अगर बेसिक बफर के लिए सोचने के लिए, तो बेसिक बफर में क्या हो जाएगा आप ही बताओ, POH बराबर यहाँ हो जाएगा PKB प्लस लॉग ऊपर में कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ये क्लियर है। तो देखो ये फार्मूला, कोई एक फार्मूला हमें याद रहना चाहिए, तो कैसे याद होगा, चलो फिर से बोलो, ये चीज़ आप 2 बार लिख करके कम से कम याद रखो। सबसे पहले क्या निकाले, यहाँ देखो ये मेरा रिवर्सिबल रिएक्शन था, इसके लिए हमने क्या लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ से हमने क्या निकाला, H प्लस में ना माइनस लॉग ले लिए, क्या मिल गया, pH। एक बार लिख के डेरिवेशन आपको दिमाग में आ जाएगा। तो pH बराबर क्या हुआ, pKa माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाय कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। यहाँ पे गलती होता है, ऊपर में एसिड या ऊपर में साल्ट, कौन है, तो अगर ऊपर में एसिड होगा, सुनना यही सब चीज़ ट्रिक है, यही सब चीज़ अभी जो हम आपको बता रहे हैं ट्रिक्स। देखो क्या करोगे, अगर ऊपर में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होगा तो बताओ, अगर एसिड है तो pH को क्या करेगा, कम करेगा, यानी अगर ऊपर में एसिड है तो यहाँ क्या साइन है, माइनस। फिर से सुनो, एसिड है तो pH को घटाने की कोशिश करेगा, यानी रिजल्टेंट pH जो pK माइनस आता, मतलब कुछ ना कुछ घटा रहा है, कब, जब ऊपर में एसिड है। अगर नीचे में एसिड आ गया तो साइन कैसा हो गया, प्लस। क्लियर है कंसेप्ट। तो कहाँ माइनस कहाँ प्लस, ये छोटा सा गलती नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन के पीछे। हम इस क्वेश्चन में देखोगे, चलो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, आपके पास KCN था और HCN था, यानी कि ये मेरा कैसा हो गया, एसिडिक बफर, और हमें मांगा क्या था, pH। तो pH बराबर अभी आपने एसिडिक बफर के लिए सीखा, pKa माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, ऊपर में कौन, माइनस है तो ऊपर में एसिड
क्योंकि एसिड अगर ऊपर में होगा तो पीएच क्या हो जाएगा, कम, और नीचे में क्या चल गया, साल्ट। चलो हो गया। pKa ये दिया हुआ है 9.3 प्लस लॉग एसिड का कंसंट्रेशन 2.5, साल्ट का कंसंट्रेशन एसिड का 2.5 और साल्ट का भी 2.5, ये कट गया log 1। log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0, यानी ये आ गया मेरा 9.3, यानी pH बराबर कितना हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ भी लोग एक चीज़ गलती करते हैं, log 1 बराबर 1 ले लेते हैं, तो गौर से देखो यहाँ पे तो 10.3 था ये ऑप्शन, ये 10.3 आ जाता, तो वो नहीं करना। log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0, कितना आ गया मेरा 9.3, ये आंसर है। क्लियर है कंसेप्ट। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बफर सॉल्यूशन का, जिसमें गौर से देखिएगा आप, क्वेश्चन को पहले देखिए, आपको क्या लिया गया है, ये आपका वीक बेस है और इसका ये साल्ट है, यानी ये कैसा हो गया, बफर सॉल्यूशन, और आपको पीएच दे रखा है और मांगा है पीकेबी। तो बफर सॉल्यूशन में याद करो, हम पीएच नहीं सोच के क्या सोचते हैं, पीओएच। क्लियर है। चलो ये 4 ऑप्शन दे रखा है, हमने आपको हिंट दे दिया और सब कुछ है बोर्ड पे, ऑप्शन भी है, क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन है 0.1 मोलर NH4OH और 0.1 मोलर NH4Cl, पीएच दे रखा है 9.25 और उसका पीकेबी कहता है उस बेस का निकालो। यस, 4 ऑप्शन है। वीडियो पॉज कीजिए, 1 2 3 और बनाइए। ओके, चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग, गौर से देखो, इसमें आपको क्या दे रखा है, पीएच। कंफ्यूज करने के लिए पीएच दे रखा है, हमको निकालना होगा पीओएच। हमें पता है पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है, 14, पीएच स्केल कहता है। तो पीओएच बराबर हो जाएगा 14 माइनस पीएच, यानी 9.25 कितना हो जाएगा, 4.75 होगा। यस, 4.75। अब कहता है हमें क्या निकालना है, पीकेबी। हमने क्या सीख रखा है, पीओएच बराबर पीकेबी। अगर ये वाला उठाते हैं, हमने क्या सिखाया था, प्लस लोगे तो ऊपर में कौन होगा, साल्ट, और नीचे में कौन आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बेस, लॉग साल्ट बाई बेस। पीकेबी हमें निकालना है, ये पता है 4.75, पीकेबी हमें निकालना है लॉग, ये भी 0.1, ये भी 0.1, ये कैंसिल हो गया। log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0, यानी पीकेबी बराबर हो गया 4.75, मतलब डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो इसमें था कुछ नहीं, बस आपको फार्मूला सोचना था और ये रिलेशन दिमाग में रखना था, पीएच प्लस पीओएच बराबर। देखो इतना छोटा क्वेश्चन नहीं दे सकता ना कि पीएच और पीओएच में रिलेशन क्या होगा, लेकिन देखो उसको आपको बफर में ले गया, आपसे देखा कि ये फार्मूला आपको आता है कि नहीं, यहाँ से पीओएच निकाल के बस बैठा देना था, कट गया। देखो ऑब्जेक्टिव में आपको जानबूझ करके 90% जगह क्वेश्चन में डाटा ऐसा ही रहता है जो ऑटोमेटिकली आपको कट जाएगा। देखो कितना आसान हो गया, 4.75। इज दैट क्लियर। चलिए ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एट 25 डिग्री सेल्सियस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड NH4OH, यानी वीक एसिड और वीक बेस का सेम है, यानी K और K वैल्यू, KB वैल्यू सेम है। pH of 0.01 normal acetic acid is 4 at 25 degree Celsius, then the pH of 0.1 normal NH4 solution at 25 degree Celsius कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया। एक वीक एसिड है, एक वीक बेस है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम है। दूसरा कहता है पीएच इस कंसंट्रेशन पे एसिटिक एसिड का इतना है 25 पे, तो उतना ही कंसंट्रेशन का बेस दिया हुआ है 25 पे, वही बेस है। पूछा कि पीएच कितना होगा। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, पॉज कीजिए वीडियो को और बनाइए। 1 2 3। यस, पॉज कीजिए और बनाइए। हम इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ट्रिक्स दिमाग में क्या रखने हैं। देखिए ये क्वेश्चन है रिलेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। हमें पता है इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं वाटर का, वो कैसे लिखते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर KW बराबर क्या होता है, ये होता है मेरा H प्लस इंटू OH माइनस कंसनट्रेशन। और आपको याद रहना चाहिए कि 25 डिग्री सेल्सियस पे KW का वैल्यू कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 14। बस यही दिमाग में रखना है। चलिए वहाँ ये सॉल्यूशन पे आते हैं इस क्वेश्चन के। देखो तो हमें पीएच दे रखा है एसिटिक एसिड का कितना, 4 दे रखा है, यानी कि कह सकते हो पीएच बराबर 4 है फॉर CH3COH, तो कह सकते हो देन इसका जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा इसको हम कह सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर। ये क्लियर है।
तो सिमिलरली देखो तो दोनों का एक्चुअल में डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, तो यहाँ पर ये चूंकि बेस है तो देन कह सकते हो फॉर बेस NH4OH सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका गौर से देखो ये बेस है, वहाँ H प्लस सोच रहे थे तो यहाँ क्या सोचेंगे OH माइनस का कंसंट्रेशन, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन गौर से देखो, चूंकि गौर से देखो इसका हम pH से निकाले H प्लस, चूंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों का सेम है, तो जितना यहाँ H प्लस होगा उतना ही यहाँ क्या होगा OH माइनस, तो OH माइनस यहाँ भी हो गया 10⁻⁻⁴, तो कह सकते हो देन H प्लस किसके लिए NH4OH का निकालने का तरीका क्या होगा, H प्लस निकालने के लिए क्या करोगे KW डिवाइडेड बाई OH माइनस का आयन का कंसंट्रेशन, KW हमें पता है 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4 आ गया 10⁻⁻, तो कह सकते हो देन pH बराबर क्या हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन है 10⁻⁻10 यानी pH आ गया मेरा 10, आंसर हो गया ये थर्ड वन। क्लियर है। तो क्वेश्चन में था कुछ नहीं, आपको दो अलग अलग सॉल्यूशन दे रखा था, उसमें सोचना था कि चूंकि दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम है और कंसंट्रेशन सेम है, तो जो यहाँ H प्लस वही यहाँ OH माइनस, बस इतना ही इस क्वेश्चन में सोचना था और इस रिलेशन पे देखना था। क्लियर है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है व्हाट इज द pH ऑफ 0.01 मोलर ग्लाइसिन सॉल्यूशन इन इफ Ka1 दिया हुआ और Ka2 दिया हुआ। देखो ये आपके एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में से एक हिस्सा है, क्योंकि एम्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ये थोड़ा सा आप लोग के सिलेबस से बियॉन्ड चला जाता है। जब कोई दो pKa मतलब किसी एसिड को, जैसे यहाँ पे ग्लाइसिन है मेरा, तो ग्लाइसिन को देखोगे तो ग्लाइसिन एक मोस्ट सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स होता है, अमाइनो एसिड्स होता है। इसमें देखो होता क्या है, एक कार्बन है, एक COH ग्रुप लगा रहता है, एक NH3 एक NH2, यानी एक अमाइनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप दोनों लगा हुआ है, और यहाँ पे एक H, यहाँ पे जो R ग्रुप के जगह भी H रहता है, तो यहाँ जो H है इसीलिए क्या है मोस्ट सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स, इससे और कोई सिंपल नहीं होता, क्योंकि और सब जितना भी अमाइनो एसिड्स आएगा वहाँ पे H की जगह कोई ना कोई दूसरा ग्रुप आता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, ये मेरा कायरल कार्बन हो जाता है, वो बाद की बात। तो ये मोस्ट सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स है। देखिए ये इसमें एम्फोटेरिक नेचर होता है। कहने का मतलब क्या है, गौर से देखो यहाँ से ये H प्लस लूज करेगा और ये H प्लस क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पे जब भी pH निकालना होगा तो यहाँ देखो Ka1 दिया हुआ है और Ka2 दिया हुआ है, यहाँ से आप निकाल लोगे pKa और यहाँ से निकालोगे pKa1, यहाँ pKa2। कहोगे ये कैसे निकलेगा, तो हमें पता है माइनस लॉग Ka बराबर pKa, उसी तरह से माइनस लॉग Ka2 बराबर pKa2। तो ये पहले निकाल लोगे तो देन pH बराबर होता है pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2। कहने का मतलब क्या हुआ कि pH जो होता है वो हम एवरेज लेते हैं, ना कि Ka1 का। किसका एवरेज लेते हैं, pKa और pKa2 का। बस क्वेश्चन में यही करना था। आइए यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको Ka1 दिया हुआ था, Ka2 दिया हुआ था, ऑप्शंस दिए हुए थे आपको। सॉरी, इस क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व करने के लिए नहीं दिया, मैंने पहले ही आपको बता दिया। कोई बात नहीं, चलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले pKa1 निकालोगे। कैसे, माइनस लॉग Ka1। गौर से देखो, माइनस लॉग Ka1 कितना है 4.5 इंटू 10⁻⁻3। ये -3 आगे आएगा तो 3 माइनस लॉग 4.5। लॉग 4 का वैल्यू कितना होता है 0.6। तो मान लो इसमें से हम 0.6 हटा देंगे तो कितना बचेगा 2.4। 2.4 से थोड़ा सा कम हो जाएगा तो 2.35 हम मान लेते हैं। चलिए इसी तरह से pKa2 निकालते हैं, तो माइनस लॉग Ka2, तो माइनस लॉग, गौर से देखो यहाँ पे Ka2 का वैल्यू कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻10 -10 आगे आएगा 10 माइनस लॉग 1.7, तो 1.7 लॉग 2 का वैल्यू होता है कितना 0.3, उससे कम होगा तो 0.3 से भी कम घटेगा, यानी कि 9 पॉइंट हम मान लेते हैं
75 के आसपास मान लेते हैं, अप्रॉक्स आएगा आंसर। तो देन कह सकते हो हमें क्या निकालना था, पीएच बराबर हमने क्या सीखा है, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2। pKa1 कितना दे रखा था 2.35 प्लस 9.75 डिवाइडेड बाई कितना 2। क्लियर है? तो इसे आप एवरेज निकाल दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 75 और 35.10, एक निकला 11 और एक 12, यानी ये मेरा आ जाएगा तकरीबन 6.05 यानी 6 के आसपास वाला आंसर ये है मेरा ऑप्शन। क्लियर है? देखो तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करोगे, देखो जहाँ Ka1 और Ka2 दिया रहे और pH निकाल रहे, तो डायरेक्ट इसका एवरेज मत निकाल देना, पहले Ka1 को कन्वर्ट करोगे किस में, pKa1 में, Ka2 को कन्वर्ट करोगे किस में, pKa2 में, और तब उसका एवरेज निकालेगा तो क्या मिलेगा, pH। इज दैट क्लियर? कहता है आपका कि pKa of weak acid Ha is 4.8, the pKb of weak base BOH is 4.78, the pH of solution having salt Ba, यानी इस weak acid weak base से मिलकर एक salt बना है। एसिड का आपका pKa दिया हुआ है, बेस का आपका pKb दिया हुआ है। आपसे मंगा है कि pH ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साल्ट कितना होगा। आपके पास ऑप्शंस हैं 4। क्लियर है? चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, 1 2 3 और क्वेश्चन बनाइए, हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। क्लियर है? चलिए पहले इसके हम सॉल्यूशन पे अगर हम आएंगे, आपका बन जाना चाहिए। देखिए दिस इज द क्वेश्चन ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस। देखिए साल्ट हाइड्रोलिसिस को पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रिक्स जानेंगे। हम लोग एकदम ट्रिक्स के थ्रू जा रहे हैं, कोई टॉपिक हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं। और इस तरह के देखिए हम आपको बार बार कहते हैं रिवीजन थ्रू दी प्रैक्टिस, रिवीजन थ्रू दी प्रैक्टिस। तो पहले आप क्वेश्चन बनाइए, अगर आपसे नहीं बनता है तो छोटा सा थ्योरी पढ़िए, कहिए ये थ्योरी कहाँ से मिलेगा, तो ऑफकोर्स सब जगह नहीं मिलता है, आपको कहता है ना किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से हम लोग जितना चीज़ बताते हैं क्लास में, और जैसे ये हम आपको बता रहे हैं, ये छोटा छोटा चीज़ को ना कलेक्ट करने की कोशिश करो, आपका ये बहुत बड़ा हो जाएगा और टोटल का टोटल आपका जो सिलेबस है बहुत कम समय में कवर अप हो जाएगा। चलो देखो साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है। जैसे आप सिंपल सा याद रखना, साल्ट को जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये ऑफकोर्स एक मेरा एसिड बनता है और एक क्या बनता है, बेस। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, और इस प्रोसेस को रिवर्स प्रोसेस में आओगे तो इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, वो सब बात की बात। तो यहाँ पे याद रखना साल्ट जो होता है ये 4 तरह का होता है, ये 4 तरह का मेरा साल्ट होता है। एक साल्ट होता है मेरा जो गौर से देखिएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है। जैसे मान लेते हैं हम एक सिंपल NaCl, कैसे पहचानेंगे, इसे आप पानी में डालो, तो पानी में जैसे ही डालोगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा आपका, यहाँ से ये गौर से देखो, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये NaCl है तो इसको हम Cl माइनस Na+ लिख सकते हैं, यहाँ से H+ और OH माइनस मेरे को मिलेगा। तो गौर से देखो इसके साथ ये जैसे ही जाएगा तो Cl माइनस के साथ H+ और Na+ के साथ OH माइनस, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, NaOH। गौर से देखो कोई भी साल्ट दिया हुआ है तो आपको पहचानोगे कैसे, सबसे पहले उसको पानी में डाल दो, इसका प्लस के साथ इसका माइनस, इसका माइनस के साथ इसका प्लस, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये इसको दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और सॉल्यूशन मेरा कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, यानी pH यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। तो इसमें गौर से देखो इस तरह के, अगर आपको कहता है कि साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे किसी का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ना तो आपका ये इसमें से कोई कंपोनेंट हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा। कहोगे क्यों, अरे स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीट आयोनाइजेशन में जाएगा, मेरी बात को पकड़ना, यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन में जाएगा, ना कि हाइड्रोलिसिस में। ये क्लियर है? अब हम आते हैं, ये जो मेन यहाँ पे 2 है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वीक एसिड यानी कि मान लो ये मेरा ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH वाला डाल दो। तो आपको उस पानी में डालोगे, गौर से देखो, हम अगर इसको पानी में डालते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 COOH और NaOH मिलेगा। तो ये मेरा वीक एसिड है, सॉरी ये मेरा यहाँ ये वीक एसिड है और ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऑफकोर्स देखो यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH मेरा 7 से ज़्यादा होगा। पहला चीज़ दिखाई दिया कि pH मेरा कितना होगा, 7 से ज़्यादा होगा।
ठीक है, तो 7 से ज़्यादा होगा, मेरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, चूँकि गौर से देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक है, तो यहाँ पीएच मेरा कितना हो गया, 7 से ज़्यादा। ये क्लियर रखना चाहिए दिमाग में। अब यहाँ पे देखो हमने जो आपको सिखाने की कोशिश करी, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये इस तरह का साल्ट है, इसमें आयोनाइजेशन किसका होगा, तो ये वो भी इस तरह से नहीं दिया था, पूछा था कटायनिक आयोनाइजेशन होगा कि अनायनिक आयोनाइजेशन। गौर से बताओ, स्ट्रॉन्ग कौन, बेस, तो इसका क्या होगा, आयोनाइजेशन। क्लियर है, तो ये कंप्लीट आयोनाइज कर जाएगा। अब हाइड्रोलिसिस चूंकि में जाएंगे तो ये वीक है, तो ये पार्शियली टूटेगा, तो गौर से देखो CH3COOH ये पार्शियली टूटेगा, तो CH3COO माइनस और H+। अब ये वाला पार्ट जाएगा अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि हाइड्रोलिसिस किसका होगा, तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा बताओ, यहाँ पे अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। इसका हाइड्रोलिसिस होगा, ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा और फिर ये फर्दर CH3COOH और क्या बनाएगा, OH माइनस। तो गौर से देखो ये मेरा एसिड से निकल के आया था कौन, कंजुगेट बेस, तो यहाँ पे कंजुगेट बेस कहो या अनायनिक कहो, अनायन कहो, और यहाँ भी मेरा क्या बना, अनायन। तो याद रखना वीक बेस के केस में, गौर से देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक एसिड है, तो गौर से देखो वीक एसिड से क्या बना, कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस पे कैसा चार्ज होगा, माइनस। तो एकदम याद रखिएगा वीक एसिड है तो किसका आयोनाइजेशन होगा, एसिड का। क्या बना मेरे पास, कंजुगेट बेस यानी अनायन। यहाँ पे क्या होगा, अनायनिक हाइड्रोलिसिस और मेरा अनायन ही जनरेट होगा। क्लियर है, हमें यहाँ पे देखना है कि इसका पीएच कितना होगा। चलिए इसे आप जैसे जहाँ पे था वहाँ वीडियो पॉज करके लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, अनायनिक हाइड्रोलिसिस। चलो यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, यहाँ पे क्या होगा, अनायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब हम पीएच जानना है। पीएच क्या हमने कहा कि 7 से क्या होगा, आप ही बताओ कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो 7 से ज़्यादा होगा, तो 7 प्लस कर दिया हमने। अब क्या प्लस करेंगे, गौर से देखो वीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम किसके केस में आएगा, एसिड के केस में, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आएगा, pKa का टर्म आएगा। क्लियर है ये चीज़, तो यहाँ पे आता है हाफ ऑफ pKa। कहोगे कैसे, फिर से बोलो, इक्विलिब्रियम किस में आएगा, एसिड में। वीक एसिड है तो Ka का टर्म, तो pKa का हाफ इसमें जोड़ोगे। क्यों जोड़ोगे, क्योंकि pH 7 से ज़्यादा होगा, प्लस हाफ ऑफ log C। C क्या होता है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। ये क्लियर हो गया, एकदम इसको क्लियर कीजिए, ये वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक आते हैं अब यहाँ वीक एसिड ले लिए थे तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और वीक बेस ले लो। चलो यहाँ देखो इसका एग्जाम्पल से चलतो, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मान लो HCl, वीक बेस है तो NH4OH, तो NH4Cl। इसे हम पानी में डालेंगे तो गौर से देखो क्या बनेगा मेरे पास, NH4OH, ये बन गया मेरे पास वीक बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो गौर से देखो यहाँ पे pH मेरा कितना होगा, pH होगा मेरा कितना, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 7 से कम यानी घटा। यहाँ पे क्या है मेरा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो pH का वैल्यू क्या होगा, 7 से कम। चलिए कैसे सोचते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे pH बराबर हम बोले 7 से कम। बोलो वीक कौन है, बेस, तो बेस अगर वीक है तो इसका इक्विलिब्रियम आएगा तो हाफ ऑफ pKb, A नहीं pKb। गौर से देखो यहाँ पे, यहाँ वीक कौन था, एसिड, एसिड वीक था तो साथ में कुछ ना कुछ जुड़ा, और जुड़ा तो फिर से देखो 7 से ज़्यादा हुआ pH, और वीक एसिड था तो इक्विलिब्रियम वीक एसिड में तो क्या जुड़ा, हाफ ऑफ pK। यहाँ वीक कौन है, बेस, में इक्विलिब्रियम आएगा तो हाफ ऑफ pKb माइनस हाफ ऑफ log C। फिर से बोलो ऐसा क्यों हुआ, फिर से बोलो, इसके केस में स्ट्रॉन्ग कौन था, बेस, बेस स्ट्रॉन्ग तो pH 7 से ज़्यादा तो दोनों जोड़ दिए। यहाँ स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, तो pH 7 से कम तो दोनों घटा दिए। अब एक केस लेते हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस दोनों कमज़ोर है, तो देखो यहाँ पे pH कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे अगर ऐसा केस होगा जैसे मान लेते हैं CH3COONH4 प्लस अमोनियम एसीटेट। गौर से देखो तो अमोनियम एसीटेट में ये एसिटिक एसिड और ये NH4OH दोनों वीक वीक है, तो pH यहाँ पे जो निकालोगे, pH यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखो pH, गौर से देखो
7 ये वाला हिस्सा तो ले लो। अब एक बात बताओ, वीक एसिड अगर होगा, यहाँ देखो वीक एसिड है तो एसिड अगर कमजोर है तो pH 7 से ज्यादा, तो गौर से देखना एसिड वाला जो इक्विलिब्रियम होगा वो जुड़ेगा हाफ ऑफ pKa। कैसे हुआ, फिर से देखो, एसिड कमजोर है तो pH 7 से ज्यादा, फिर से बोलो एसिड कमजोर है तो pH 7 से ज्यादा, तो ये वाला हिस्सा जोड़ दिया। वीक बेस है, बेस वीक है तो pH 7 से कम करने की कोशिश करेगा, तो ये वाला हिस्सा घटेगा। हमने जो कहा उसे कम से कम 2 से 3 बार इस सारे फॉर्मूला को लिखो, याद हो जाएगा। चलो फिर से बोलो, साल्ट कितने तरह का, 4, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें pH कितना, 7, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, बेस स्ट्रॉन्ग है तो pH 7 से ज़्यादा होगा, तो दोनों हमने क्या किया, जोड़ दिया। कैसे जोड़ा, फिर से बोलो, यहाँ पे कमजोर कौन है, एसिड, तो इक्विलिब्रियम वाला कौन आएगा, pKa, तो दोनों जुड़ना था, तो 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ ऑफ log C। इसको कहोगे डिराइव करने के लिए तो हम डिराइव कर सकते हैं, बट उतना यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं, हम थ्योरी में आपको पढ़ा रखे हैं। नेक्स्ट आइए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, वीक बेस है यानी बेस कमजोर है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो pH 7 से कम, तो 7 में दोनों घटेगा। अब यहाँ पे ये कौन सा टर्म आया, Kb, कहोगे Kb कैसे आया, देखो वीक कौन है, बेस, तो इक्विलिब्रियम इसमें आएगा, तो हाफ ऑफ pKb माइनस हाफ ऑफ log C। C क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। लास्ट देख लो, एसिड कमजोर है तो pH क्या होगा, 7 से ज्यादा, तो ये एसिड वाला टर्म 7 में जुड़ेगा। बेस कमजोर है तो pH 7 से कम होने की कोशिश करेगा, तो बेस वाला टर्म क्या होगा, घटेगा। क्लियर है, हमने जो कहा वीडियो को 2 बार से 3 बार सुनो, एकदम क्लियर हो जाएगा। कहता है एक वीक एसिड है और एक वीक बेस है, मतलब ये 4th केस हो गया। अभी अभी जो हमने आपको सारा ट्रिक्स बताया इसमें कौन है, 4th केस है, यदि दिस इज द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। हमने क्या सिखाया, pH बराबर बोलो 7। अगर एसिड कमजोर है, फिर से एक बार बोलोगे, अगर एसिड मेरा कमजोर है तो pH 7 से ज़्यादा, तो प्लस हाफ ऑफ pKa। अगर मेरा वीक बेस है तो pH 7 से कम होने की कोशिश करेगा, तो कम करने के लिए क्या करेगा, घटाएगा, तो pKb का टर्म घटा दिए और pKa का टर्म जोड़ दिए। क्यों हुआ, फिर से सुनो, वीक एसिड है, एसिड मेरा कमजोर है, इक्विलिब्रियम तो होगा, इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन एसिड कमजोर है तो pH 7 से क्या होने की कोशिश करेगा, ज़्यादा, तो यहाँ 7 प्लस समथिंग उसका इक्विलिब्रियम वाला टर्म, और वीक बेस है तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम होगा यानी pKb का टर्म होगा, लेकिन pH क्या करना चाहेगा, ये 7 से कम करना चाहेगा, क्योंकि बेचारा बेस कमजोर है, तो ये वाला टर्म माइनस होगा। क्लियर है, ये टर्म एकदम एक एक चीज़ क्लियर रहना चाहिए। अब आ जाइए, क्वेश्चन में तो है ही कुछ नहीं, हाफ ऑफ pKa देखिएगा और सीधे ये होगा 4.8 माइनस हाफ ऑफ pKb दिया हुआ 4.78, हो तो गया आंसर 7 प्लस 2.4 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2.4, यहाँ पे 4.78 है यानी 2.39, यानी कि ये हो जाएगा 7 प्लस 0.01 यानी 7.0, यानी 7 के आसपास वाला pH ढूंढिए, एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है, हो गया। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ A2B3 इज y मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये डेसीमीटर क्यूब से डरिएगा नहीं, हम आपको यूनिट इसका मोल में बता देंगे, या कहीं क्वेश्चन आएगा तो इसकी यूनिट को डील कर देंगे। 1 लीटर बराबर याद रखिएगा 1 डेसीमीटर क्यूब, ये दोनों यूनिट सेम है, यानी कि डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, लीटर। तो पूछा आपसे दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज, इस साल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है, सॉल्युबिलिटी दे रखा है, आपके पास 4 ऑप्शन है। यस, वीडियो पॉज कीजिए, 1 2 3 और स्टार्ट हो जाइए। ओके, चलिए हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। एक्चुअल में देखिए, हम लोग एक साथ इसके यहाँ पे अभी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 4 तरह का साल्ट मिलेगा। एक मिलेगा साल्ट जैसे मान लेते हैं जैसे AgCl, तो AgCl ये है, इसको कहते हैं 1:1, एक कटायन एक अनायन। तो ये कैसे टूटेगा, Ag प्लस और Cl माइनस में। अच्छे से देख लो, मान लो
इसका सॉल्विटी प्रोडक्ट, इसका कहता है कि सॉल्विटी अगर मेरा S है तो ये भी S टूटेगा, ये भी S मिलेगा, सॉल्विटी इसका SS होगा। तो अगर KSP बराबर अगर हमें ढूंढना होगा तो कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, यानी S इंटू S, यानी क्या हो गया S स्क्वायर। KSP बराबर S स्क्वायर, कब, जब मेरा साल्ट कैसा होगा 1:1। अब एक ले लेते हैं, जैसे हम मान लो कहीं ले लो ऐसा कैडमियम आयोडाइड, तो ये अगर देखोगे आप तो कैडमियम आयोडाइड है, तो ये कैसे टूटेगा आपका, कैडमियम 2 प्लस और 2I माइनस। यहाँ देखो ये कैसा है 1:2, तो कहीं 1:2 या 2:1 वाला भी दिया रहेगा। तो इसका अगर सॉल्विटी प्रोडक्ट अगर S कहता है तो ये S मिलेगा, ये कितना मिलेगा 2S, यही ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे KSP बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम का 2 प्लस इंटू I माइनस का कंसंट्रेशन, चूँकि यहाँ 2 मोल है, मोल कहाँ चला जाता है पावर में, तो S इंटू 2S का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4S स्क्वायर इंटू S, यानी 4S क्यूब। यही सब क्वेश्चन छोटा छोटा है जो कि गलती करते हैं लोग। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा आपको जैसे अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक तरह का स्पेरेंजली सॉल्युबल साल्ट है। तो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा तो Al3 प्लस और 3OH माइनस, मतलब यहाँ पे क्या है 1:3 का है। अगर इसका सॉल्युटी प्रोडक्ट हमें S दे रखा है तो ये भी S मिलेगा 1 मोल, ये 3 है तो ये 3S मिलेगा। तो यहाँ जो हम KSP सोचेंगे, KSP बराबर कंसंट्रेशन ऑफ Al3 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा OH माइनस का पावर कितना चला जाएगा 3, चूँकि 3 मोल है। गौर से देखो यहाँ S और ये दे रखा है मेरा 3S का क्यूब, तो यहाँ 27S क्यूब इंटू S कितना हो जाएगा 27S टू द पावर 4, जो भी आता है। नेक्स्ट सही, नेक्स्ट ले लेते हैं जैसे Al2O3। अब गौर से देखो ये कैसे टूटेगा, 2Al3 प्लस, ये है 2:3 वाला केस, और ये टूटेगा 3O पर 2 माइनस। गौर से देखो इसकी सॉल्विटी अगर S दे रखी है तो ये 2S होगा और ये 3S होगा। तो यहाँ जो KSP होगा कंसंट्रेशन ऑफ Al3 प्लस टू द पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ O पर 2 माइनस टू द पावर 3, ये था मेरा 2S का स्क्वायर और ये होगा मेरा 3S का पावर क्यू। यही सोचना है। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ 4S स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 3 इंटू यानी 27S का पावर क्यू कितना हो गया 108 इंटू S टू दी पावर 5। गौर से देखिए तो इसी तरह का ये साल्ट था, ये क्वेश्चन में ऐसा ही है। Al2O3 टाइप A2B3 है, यानी कि यहाँ पे 2 मोल और इसका 3 मोल, तो वही है 2:3 वाला साल्ट है। तो ये चारों साल्ट को एक बार आप बना जाइए, लिख के बना जाइए, आपको क्वेश्चंस का इजीली बन जाएगा। तो ये था बेसिक्स किसका, सॉलिड प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन कहता है आपका द प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, दिस इज द कैल्शियम फ्लोराइड, इसका KSP दे रखा है, इज ऑब्टेन्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड। यानी पूछा है कि इसमें से इस 4 ऑप्शन में ये आपका आयन का कंसंट्रेशन दे रखा है। पूछा है कि कब प्रेसिपिटेशन होगा कैल्शियम फ्लोराइड का, जिसका आपको KSP दिया होगा। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। 1 2 3, यस बन जाना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, हमें निकालना क्या था KSP। KSP हमने कैसे सीखा है, किसका निकालना है, CaCl2 का। तो ये गौर से देखो, ये जो CaCl2 है, पहले इसको CaF2 है, CaF2 मेरा कैसे टूटेगा, कैल्शियम पर 2 प्लस और 2F माइनस। क्लियर है ये चीज़? तो इसका जब हम KSP लिखेंगे तो KSP कहाँ लिखते हो, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे स्पेरेंजली सॉल्युबल साल्ट का जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वही क्या बताता है, KSP। कहाँ पे, लेकिन इक्विलिब्रियम पे। तो ये हो जाएगा मेरा कैल्शियम 2 प्लस और क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन इंटू F माइनस का कंसंट्रेशन, यहाँ चूँकि 2 मोल है तो इसका स्क्वायर होगा। क्लियर है? चलिए अब हम जानते हैं कि प्रेसिपिटेशन कैसे होता है। तो ट्रिक याद रखिएगा। देखिए किसी भी साल्ट के लिए, मान लो ये साल्ट AB है,
तो ये कैसे टूटेगा, A माइनस और B प्लस में। मान लेते हैं लेट ऐसा कोई साल्ट है, 1:1 वाला साल्ट है, तो इसका एट इक्विलिब्रियम पे जो KSP लिखते हैं वो इक्विलिब्रियम पर जो कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसे स्पैरेंजली सोल्यूबल का क्या कहलाता है, KSP। ये कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस, ये कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। और कहता है एट एनी टाइम, किसी भी वक्त पे इस साल्ट के लिए अगर हम किसी भी टाइम पे अगर हम देख रहे हैं किसी टाइम t पे, तो इसका जो आयनिक प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड रिएक्शन कोशिएंट या आयनिक प्रोडक्ट। देखोगे ऐसे ही कोशिएंट QC के टर्म से लिखा रहता है, तो वो भी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस एट टाइम t इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस एट टाइम t। यानी ये बता रहा है उस टाइम t पे, ये क्लियर करो, ये उस टाइम t का है और ये कहाँ पर का है, इक्विलिब्रियम का। तो ये कंसेप्ट एकदम दिमाग में रहना चाहिए, ये है एट टाइम t और ये कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम, वो सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे। अब इसमें 3 केस हो सकता है कि KSP का वैल्यू, अगर मेरा केस 1 ले लेते हैं तो इतना नहीं लिखते हैं, यही तीनों चीज़ केस आपको याद रखना है। तो पहला हो सकता है कि KSP का वैल्यू QC से क्या हो जाए, ज़्यादा, यानी कि अभी जिस टाइम में हम चेक कर रहे हैं ये आयनिक कंसंट्रेशन कम है KSP से, यानी इसमें और साल्ट डिसॉल्व होगा, तो इसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। क्या कहेंगे हम, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब ये अभी सैचुरेट नहीं हुआ, इसमें और साल्ट डिसॉल्व होगा, मतलब अभी कोई प्रेसिपिटेशन का चांस नहीं है, यानी यहाँ पे नो PPT, ठीक है, अभी और डिसॉल्व होगा। दूसरा देखो, KSP इज इक्वल टू QC, मतलब जितना हमको होना चाहिए था, मिलना चाहिए था KSP उतना आ गया, यानी ये कैसा हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब अब और ये डिसॉल्व नहीं करेगा, यानी जितना है उतना को डिसॉल्व कर रखा है। अब देखो KSP कम हो जाए और QC ज़्यादा हो जाए तो इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब समझो, तो जितना यहाँ पे होना चाहिए था उससे ज़्यादा आ गया, मतलब कोई चीज़ जब ज़्यादा आ गया तो उसको क्या करेगा, वो हटाना चाहेगा, मतलब वो डिसॉल्व किया ही नहीं है, वो डिसॉल्व करेगा ही नहीं। अगर कि मान लो अगर आ गया तो वापस उसको भेज देगा, तो वही वापस भेज देगा, तो क्या कर देगा, प्रेसिपिटेशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में मेरा क्या होगा, प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। तो यही याद रखना है, प्रेसिपिटेशन कब होगा, जब मेरा QC का वैल्यू KSP से क्या हो जाए, ज़्यादा। ऐसे समझो, मान लो हम जनरली अगर 5-4 ब्रेड खाते हैं, मान लो हम 4 रोटी खाते हैं, मान लेता हूँ, और अगर हमको 4 से कम मिला है तो और खाने की इच्छा होगी, तो वो जो कंडीशन है दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। क्लियर है, हम 4 खाते हैं, हमें 4 मिल गया, यानी दोनों क्या हो गया, बराबर, तो वो क्या हो गया, हम तृप्त हो गए, नहीं अब और नहीं खाएंगे। लेकिन हम थोड़ा सा कंडीशन बदल देते हैं, मतलब आपको रोटी के साथ कुछ ऐसा टेस्टी चीज़ दिया जाए, चिकन दे दिया जाए, अगर आप वेजिटेरियन हो तो कुछ वैसा दे दिया जाए जिसमें आप ज़्यादा खा सकते हो, तो 4 की जगह आपने 6 खा लिया। तो वैसा कंडीशन में क्या हुआ कि आपने खा तो लिया ज़्यादा, अब आपका पेट अलाउ नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, उसे बाहर फेंक देगा। मतलब कहने का मतलब जब आपका आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड। तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको वहाँ से निकाल देगा, तो उसी में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। आइए क्वेश्चन में गौर से देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना था। अब एक एक करके ऑप्शन चेक कीजिए, जहाँ पे KSP का वैल्यू, गौर से देखो, QC का वैल्यू KSP से क्या हो जाए, ज़्यादा। पहला ऑप्शन में आइए, 10⁻⁻4 इंटू फ्लोराइड का कंसंट्रेशन है 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻4 का स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा, ये -8 और -4 यानी -12, ये कम है अभी। दूसरा देखो, दूसरा में है 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, -6 और ये -8, यही दिख रहा है हमको आंसर, यही हो गया, यही हो जाएगा। अगर चेक करना है तो और दूसरे को भी चेक कर लो, यहाँ डबल करोगे तो -10 -2 -12, यहाँ चेक करोगे -10 -3 -13, तो ये सब भी कम है। यहाँ आया मेरा -8, यहाँ भी आ गया था -12, तो ऑफकोर्स ये क्या है, -8 वाला, गौर से देखो, कम नहीं है, ज़्यादा है। ये क्या है, केस, गौर से देखो, ये जो QC आया मेरा KSP से क्या हो गया, ज़्यादा, क्योंकि गौर से देखो यहाँ पे मेरा KSP कितना दिया हुआ था,
1.7 इंटू 10 टू द पावर -10 -10 से -8 क्या है मेरा, ज़्यादा है। केवल इकलौता केस है ज़्यादा, यानी इसके केस में प्रेसिपिटेशन होगा, बाकी कहीं प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे कॉमन आयन का इफेक्ट आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है सॉलिड बेरियम नाइट्रेट is gradually dissolved in 10 to the power -4 molar Na2CO3. At what concentration of barium 2 plus precipitation starts? कितने concentration बेरियम का होगा तो precipitation होगा। केस पे बेरियम कार्बोनेट का दिया हुआ है। क्लियर है क्वेश्चन? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन बनाइए। यस, 1 2 3 पॉज कीजिए और बनाइए। ओके, हो गया होगा शायद। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। गौर से देखिए, जब बेरियम नाइट्रेट को हम सोडियम कार्बोनेट में डाले होंगे तो क्या बना होगा मेरे पास, बेरियम कार्बोनेट। गौर से देखिए यहाँ पे KSP दिया हुआ है, यानी कि ऑफ कोर्स यही मेरा क्या होगा, स्पेरेंजली सॉल्युबल साल्ट। स्पेरेंजली सॉल्युबल साल्ट चूंकि KSP दे रखा है इसलिए हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, तो बेरियम 2+ और CO3 पर 2-। ये क्लियर है? इसी के लिए हमको निकालना होगा कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, ताकि ये क्या हो जाए, मतलब S का वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो KSP दिया हुआ है, जस्ट उतना से जैसे ही ज़्यादा होगा मेरा प्रेसिपिटेशन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए सोचते हैं। यहाँ पे गौर से देखिए, बेरियम का सोर्स और दूसरा कौन है। यहाँ पे जैसे मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी भी सॉल्युबिलिटी S है। एक दूसरा साल्ट है मेरे पास बेरियम नाइट्रेट, जो बेरियम ला के दे रहा है। तो ऑफकोर्स ये बेरियम नाइट्रेट जो है, ये चूंकि गौर से देखो आयनिक साल्ट होगा, ये पूरी की पूरी तरह, ये नाइट्रेट याद रखना, ये कम्प्लीटली डिसॉल्व होता है। तो बेरियम 2+ और 2NO3 पर 1-। क्लियर है? इसका ये कम्प्लीटली अगर डिसॉल्व करेगा तो इसका कंसंट्रेशन दे रखा था 10 टू द पावर -4, ये 1 मोल से 1 मोल बनेगा, ये भी कितना होगा, 10 टू द पावर -4 मोल। ठीक है? तो कहता है देन इसका अगर हम KSP लिखेंगे इन इक्वेशन 1, कर सकते हो इन फॉर, ऐसे कर दो बेरियम कार्बोनेट। अगर हम KSP लिखेंगे तो KSP का वैल्यू कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम 2+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO3 पर 2-। इज दैट क्लियर? गौस देखिए KSP कितना दे रखा है, 5.1 इंटू 10 टू द पावर -9। यहाँ देखो बेरियम चूंकि सॉल्यूशन में ये दोनों वाला होगा, तो S + 10 टू द पावर -4 इंटू S। अब एक बात बताओ, ये चूंकि क्या था मेरा, एक तरह का साल्ट था जो कि पूरी तरह से टूट रहा था, तो ऑफकोर्स यहाँ जो कंसंट्रेशन होगा, ये वाला कंसंट्रेशन S से अच्छा खासा बड़ा होगा, यानी हम कह सकते हैं S + 10 टू द पावर -4 इज अप्रॉक्स टू 10 टू द पावर -4। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 5.1 इंटू 10 टू द पावर -9 इज इक्वल टू, इसके जगह हमने क्या मान लिया, 10 टू द पावर -4 इंटू S। यही अप्रॉक्सीमेशन, देखो आप लोग के लेवल में यहाँ इसको सॉल्व करने जाओगे क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो वैसा इक्वेशन नहीं दिया जाएगा या वैसा डाटा नहीं दिया जाएगा जो कि क्वाड्रेटिकली आपको सॉल्व करना हो। तो आपके स्टैंडर्ड यानी 12th स्टैंडर्ड का जितना भी एग्ज़ाम है, चाहे वो हम ओलंपियाड ले लें या फिर हम आपको KVPI से ले लें, तो जो भी आपका नीट हो, JEE हो, ये सब में तो आसान क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो अप्रॉक्स ले लीजिए। ये वाला गौर से देखो, ये जो स्ट्रॉन्ग साल्ट है, तो ये साल्ट पूरी तरह से डिसॉल्व हो रहा है, तो ये साल्ट चूँकि पूरी तरह सॉल्युबल साल्ट है, तो ये कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, S बहुत कम होगा। हो गया? यहाँ से ये 10 टू द पावर -5, यानी S बराबर 5.1 इंटू 10 टू द पावर -5। आगे आंसर मेरा देखो ढूंढो, 5.1 इंटू 10 टू द पावर -5 मोलर। क्लियर है क्वेश्चंस? तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देखिए हम आपको बार बार कहते हैं, हम जो ये छोटा छोटा थ्योरी आपको बताते हैं, इसको आप एक दूसरे से कोरिलेट कीजिए, और सारा थ्योरी हमने आपको जिस तरह से पढ़ा रखा है, या फिर जो मेरे से नहीं भी पढ़े हैं, एकदम थ्योरी को इस तरह से कोरिलेट कीजिए। और क्वेश्चन हम बार बार कहते हैं, प्रैक्टिस थ्रू दी क्वेश्चन, प्रैक्टिस थ्रू दी क्वेश्चन। इसको अगर आप सिद्धांत बनाइएगा एकदम बहुत अच्छे से होगा, लगे रहो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।